नमस्कार। आज के इस बेहद अहम और ऊर्जा से भरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य रणनीतियों के एक ऐसे ऐतिहासिक खुलासे की गहराई में जाने वाले हैं जिसने सच में दक्षिण एशिया की भू राजनीति में हलचल मचा दी है। पहली बार चीन ने आधिकारिक तौर पर यह माना है कि उसने युद्ध के दौरान पाकिस्तान को सीधे तौर पर तकनीकी सैन्य सहायता दी थी। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो क्षेत्रीय सुरक्षा के पूरे ढांचे को बिल्कुल पलट कर रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोफेसर के नज़रिए से आइए आज की इस चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। 1. रेगिस्तान में गुप्त तैनाती। 2. सिंधूर के टकराते नैरेटिव। 3. J-10 CE बनाम राफेल। 4. प्रोपेगेंडा का युद्ध क्षेत्र। 5. उधार के चाकू की रणनीति। और अंत में 6. बदलता सुरक्षा ध्रुव। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। रेगिस्तान में गुप्त तैनाती, 1 साल बाद का सच। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 साल बाद चीनी स्टेट मीडिया CCTV ने एक हैरान करने वाला प्रसारण किया। चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के इंजीनियर ज़ैंग हेंग का ये बयान सुनिए। उन्होंने कहा, सपोर्ट बेस पर हम अक्सर लड़ाकू विमानों की उड़ान की गर्जना और हवाई हमले के सायरन सुनते थे। तापमान पहले ही 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा था। जरा उस जमीनी हकीकत और उस भारी मानसिक और शारीरिक दबाव की कल्पना कीजिए। चीनी इंजीनियरों की ये टीम 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी और युद्ध के खौफनाक माहौल के बीच पाकिस्तान के बेस पर सच में एक अग्नि परीक्षा से गुजर रही थी। अब इस बयान के पीछे का असली मकसद समझना जरूरी है। यह सिर्फ हथियार बेचने की बात नहीं है। चीनी इंजीनियरों ने सिर्फ उपकरण नहीं सौंपे, बल्कि युद्ध के समय उन मशीनों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाली। ये घटना चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों में एक बहुत गहरे और व्यावहारिक बदलाव को दिखाती है। यह अब सिर्फ एक खरीद फरोख्त का रिश्ता नहीं रह गया है, बल्कि एक बिल्कुल सीधी युद्धकालीन तकनीकी साझेदारी बन चुका है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सिंदूर के टकराते नैरेटिव, युद्ध के धुंधलके में सच्चाई। ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। जब 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो असल में सूचनाओं का एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया जहां सच को पहचानना बहुत मुश्किल था। एक तरफ चीनी मीडिया का दावा है कि उनके J-10 CE ने इतिहास रचते हुए भारतीय राफेल को मार गिराया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना की आधिकारिक रिपोर्ट राफेल के किसी भी नुकसान से बिल्कुल इनकार करती है, बल्कि 13 पाकिस्तानी जेट्स और 11 बेस नष्ट करने का दावा करती है। यहां हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसी एक ही संघर्ष को दो बिल्कुल विपरीत नैरेटिव के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाता है। और दावों के इसी युद्ध के बीच आता है हमारा तीसरा हिस्सा, J-10 CE बनाम राफेल हार्डवेयर का आमने सामना। कागजों से बाहर निकलकर इन मशीनों का निष्पक्ष विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। दोनों ही विमान 4.5 जनरेशन के माने जाते हैं। चीनी J-10 CE मुख्य रूप से अपने ASA रडार और लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलों के लिए जाना जाता है, और पाकिस्तान इस चीनी विमान का दुनिया में इकलौता विदेशी ऑपरेटर है। दूसरी तरफ है फ्रांसीसी राफेल, जो अपने बेहतरीन एवियोनिक्स और एक साबित हो चुके कॉम्बैट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आता है। सीधी सी बात है, यह मुकाबला सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पश्चिमी और चीनी सैन्य तकनीक का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बन गया है। चलिए अब रुख करते हैं चौथे हिस्से का, प्रोपेगेंडा का युद्ध क्षेत्र, सरकारी मीडिया और रक्षा निर्यात। आसमान में लड़े जाने वाले युद्ध से कहीं ज्यादा असरदार मीडिया का युद्ध होता है। एक और चीनी इंजीनियर जू डाक का ये बयान देखिए। हमने इसका पालन पोषण किया, इसकी देखभाल की और अंततः इसे उपयोगकर्ता को सौंप दिया। और अब ये एक बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा था। उन्होंने एक फाइटर जेट की तुलना एक बच्चे से की है। अब ये कोई आम बयान नहीं है, ये भावनाएं जगाने वाली भाषा दरअसल चीनी रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़े ग्लोबल विज्ञापन का हिस्सा है। चीन दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि उनका हार्डवेयर असली युद्ध की परिस्थितियों में पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रोपेगेंडा और ज़मीनी हकीकत में आसमान ज़मीन का फ़र्क हो सकता है। जहाँ चीनी मीडिया अपनी सफलता का जश्न मना रहा है, वहीं कई रिपोर्ट्स चीनी हथियारों की गंभीर तकनीकी विफलताओं को भी सामने लाती हैं। ध्यान देने वाली बात है, पाकिस्तान और ईरान दोनों ही जगहों पर चीन के HQ-9 वायु रक्षा सिस्टम बुरी तरह विफल रहे। और तो और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बेस पर लगे चीनी रडार भी कथित तौर पर काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाकर भारत आसमान में अपना दबदबा कायम कर सका। इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, उधार के चाकू की रणनीति, एक अकादमिक नजरिया। इंटरनेशनल रिलेशंस में चीन के असल इरादों को समझने के लिए इस क्लासिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। उधार के चाकू से मारना या
किलिंग विद अ बोरोड नाइफ। ये प्राचीन चीनी 36 रणनीतियों का एक अहम हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है किसी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना, खुद सीधे युद्ध में उतरे बिना किसी तीसरे पक्ष, इस मामले में पाकिस्तान, को संसाधन देकर अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाना। सैन्य विशेषज्ञ चीन की इस पूरी गतिविधि को इसी रणनीति के एक सटीक उदाहरण के रूप में देखते हैं। इस बात को और मजबूती मिलती है जब हम देखते हैं कि भारतीय थल सेना के उप प्रमुख ने क्या कहा था। उनके मुताबिक चीन ने इस पूरे संघर्ष को एक सजीव प्रयोगशाला यानी लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया। सैटेलाइट के जरिए भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखना और अपने उपकरणों को असली युद्ध के माहौल में टेस्ट करना, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि चीन बिना सीधे लड़े पर्दे के पीछे से बहुत कुछ हासिल कर रहा था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बदलता सुरक्षा ध्रुव, बीजिंग और इस्लामाबाद। अब जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का 80% हिस्सा अकेले चीन से आया है। ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान की सेना तकनीकी और ढांचागत रूप से चीन पर कितनी बुरी तरह निर्भर हो चुकी है। ये ऐतिहासिक और मौजूदा एक तरफा निर्भरता पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कई गंभीर सवाल खड़ी करती है। इस गठबंधन की एक और बड़ी खासियत इनका सूचना युद्ध है। अगर हम पश्चिमी देशों को देखें, जहां अक्सर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के बयानों से भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं, उसके ठीक विपरीत चीन और पाकिस्तान एक बेहद समन्वित और स्थिर नैरेटिव चलाते हैं। चाहे सच हो या ना हो, उनका प्रोपेगेंडा तंत्र एक स्थिर तरीके से काम करता है, जो वैश्विक राय को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने की ताकत रखता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? इसके कुछ बहुत ही साफ दीर्घकालिक जोखिम हैं। पाकिस्तान अपनी स्वतंत्र सैन्य फैसले लेने की आज़ादी खो रहा है। भारत के लिए टू फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर युद्ध की चुनौती अब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक साबित हो चुकी हकीकत है। साथ ही इसने भारत और चीन के भविष्य के कूटनीतिक रिश्तों में अविश्वास की एक गहरी खाई पैदा कर दी है। विदेशी इंजीनियरों द्वारा सीधे तकनीकी मदद देने जैसी चीज़ें अब नॉर्मल होती जा रही हैं, जिसने दक्षिण एशिया के पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को स्थायी रूप से बदल कर रख दिया है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर रुकते हैं। अब जब ये साफ हो चुका है कि खुले तौर पर चीनी प्रॉक्सी सैन्य समर्थन एक निर्विवाद वास्तविकता है, तो अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को अब अपनी रणनीतियों में क्या बदलाव करने चाहिए? कूटनीति का ये नया चेहरा आने वाले कल के लिए क्या संकेत दे रहा है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।